Hello, everybody. Welcome back to Understand UPSC. This is Satyam Jain, and this is our lecture number 8 in the series of economics. In this particular series, we are covering the 550 questions from the book of Vivek Singh Sir, and in this particular lecture, we'll be doing from question number 301 to question number 395. In the initial 7 lectures, we have already completed the initial 300 questions. Now, before beginning, let us just understand the importance of this particular lecture. अगर आप देखोगे तो चैप्टर नंबर जो 3 है यहाँ पे, इट सेज क्वेश्चन नंबर 304 टू क्वेश्चन नंबर 395 कंप्राइजेज ऑफ बजटिंग प्रोसेस एंड टैक्स. ओके, तो ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है हम इस एक सिंगल लेक्चर में आज डील करेंगे. सेकेंडली व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज दैट सर ने इस बुक में कॉन्सेप्ट्स और करंट दोनों कराए हैं. तो हर एक चैप्टर में कॉन्सेप्ट्स और करंट दोनों हैं. इससे पहले के 300 क्वेश्चंस में हमने ये चीज़ देखी. अब इस पर्टिकुलर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में हम ये चीज़ देखेंगे कि हमें कॉन्सेप्ट्स भी सारे समझ में आ जाएंगे और जो जितना भी करंट में हुआ है इस बजट में जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जो यूपीएससी पूछ सकता है वो सारी चीज़ें भी हम यहाँ पे कवर कर लेंगे. ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट अस डायरेक्टली जंप ऑन टू क्वेश्चन नंबर 301. सो 301 से 303 इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे हम और फिर क्वेश्चन नंबर 304 से आपका बजटिंग स्टार्ट हो जाएगा. चलिए, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 301. Okay, consider the following statements regarding NFRA. It has been established under the Companies Act 2013. It recommends accounting and auditing policies and standards to the central government for adoption by companies. It has the power to enforce compliance with accounting or auditing standards and undertake investigation of the auditors. अभी देखो, इन तीनों स्टेटमेंट्स में कोई गलती नहीं है, तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट जो है इसके बारे में पॉजिटिव चीज़ बताते हैं, इसके पास क्या पावर है, ये क्या काम करती है, ऐसे बताते हैं. एंड यहाँ पे देखो, इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट. ठीक है, एस्टेब्लिश्ड व्हेन एंड एस्टेब्लिश्ड अंडर दोनों अलग चीज़ हैं, क्योंकि जो NFRA है ये 2018 में एस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन हुआ था कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत ही. क्लियर हो गई बात. तो ये तीनों स्टेटमेंट्स क्या हैं, करेक्ट हैं. चलिए, लेट अस लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. Consider the following statements regarding development financial institutions. They provide development. देखो नाम देखो पहले, अगर एग्जामिनेशन हॉल में नहीं पता है तो कैसे देखोगे. डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो डेवलपमेंट करवाएं, मतलब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करें, ऐसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो. ठीक है, तो अभी सबसे पहले देखो स्टेटमेंट. दे प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर रिलेटिवली हाई रिस्क प्रोजेक्ट्स. अब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, ऐसा तो है नहीं 2 दिन में पूरा का पूरा फ्लाईओवर बन के तैयार हो जाएगा, लंबा टाइम लगता है, तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस चाहिए होता है. एंड हाई रिस्क क्यों है, क्योंकि क्या पता कितने इसमें क्लियरेंस लगवाने पड़े, ये अटक जाए, गिर जाए, कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए. तो दीज आर लॉन्ग टर्म एंड हाई रिस्क प्रोजेक्ट्स. DFI ऑल्सो प्रोवाइड्स इक्विटी कैपिटल एंड गारंटीज अपार्ट फ्रॉम डेट. तो हाँ ठीक है, अभी देखो आप इस स्टेटमेंट को गलत नहीं काट सकते ना बिल्कुल भी एग्जामिनेशन हॉल में. अगर आपको पूरा का पूरा है तो अपने DFI का स्ट्रक्चर पढ़ाओ, नहीं पढ़ाओ तो ऐसे स्टेटमेंट्स को हमेशा सही मानना चाहिए. इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, द IFCI, was the first DFI established in India in 1948 after independence. करेक्ट स्टेटमेंट. तो यहाँ पे हमारे तीनों स्टेटमेंट्स क्या हैं, करेक्ट हैं. अब ये याद रखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि यूपीएससी ने कुछ पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वगैरह पूछ लिया था, ये कह के कि ये पहला कुछ था, राइट. तो आपको ये याद होना चाहिए कि पहला DFI जो इंडिया में था वो क्या था, IFCI था. ठीक है, ICICI नहीं, IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, IFCI. चलिए, लेट अस लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 303. सो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. नाम से समझ में आ गया कि क्या करेगा ये बैंक, फाइनेंसिंग करेगा किन चीज़ों की, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करवाने की फाइनेंसिंग करेगा. क्लियर. नाउ लेट अस हैव अ लुक. इट विल प्रोवाइड लॉन्ग टर्म नॉन रिकोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग. अब देखो, लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग करेगा, ये बात तो हमें समझ में आ रही है, लेकिन ये क्या भला है भाई, ये क्या नई चीज़ आ गई, नॉन रिकोर्स. तो इसको समझ लो पहले, नॉन रिकोर्स क्या होता है. देखो, 2 तरीके से किसी भी चीज़ में लेंडिंग करी जाती है, किसी प्रोजेक्ट को फाइनेंस किया जाता है. एक होता है नॉन रिकोर्स डेट और एक होता है रिकोर्स डेट. तो देखो, जब ये कंडीशन हो कि पूरा का जो पूरा लोन है वो आप प्रॉफिट से पे करोगे, जैसे आपने सपोज ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए लोन लिया इंफ्रा 1 के नाम से, ठीक है, सपोज करो ये आपने एक्सप्रेसवे बनवाया एक, इसके लिए आपने लोन लिया बैंक से,
ठीक है, ये बैंक है, इससे आपने लोन ले लिया। अभी यहाँ पे क्या है कि आपको ये लोन रीपे करना है, तो ये जो प्रोजेक्ट है इस पर कोई टोल्स लगे हुए होंगे, यहाँ से कुछ आपको पैसा मिलेगा, इस पर कुछ बिल बोर्ड्स लगे हुए होंगे, है ना, उनसे आपको एडवर्टाइजिंग का पैसा आएगा, इस पर कोई रेस्टोरेंट खोलेगा उससे आपको पैसा आएगा। ये सारा का सारा पैसा क्या करेगा, इस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की प्रॉफिट्स में जाएगा, करेक्ट। तो इन प्रॉफिट्स से जब आप बैंक को उसका लोन वापस पे करो, जब क्या करो, इन प्रॉफिट से आप बैंक को अपना वापस पे करो, तो उसको बोलते हैं, उस तरह के डेट को बोलते हैं नॉन रिकोर्स डेट। हो गई ये बात क्लियर? तो ऐसे केसेस में ये नॉन रिकोर्स डेट ही देता है, जो नाबफिड होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए नॉन रिकोर्स डेट ही देता है। इसमें इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है ये, कि आप ये नहीं कह सकते कल को कि नहीं ठीक है आप कुछ अपनी कंपनी का कुछ और हिस्से के प्रॉफिट लेके आओ, नहीं, हम सिर्फ जिस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे आपसे पैसा ले रहे हैं उसी के प्रॉफिट से आपको रीपे करेंगे। क्लियर? इट विल सीक टू अट्रैक्ट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर्स एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। ठीक है, सिंपल है, अच्छी बात लिख रहा है इसके बारे में। इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड एज अ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो ठीक है, ये भी करेक्ट है। कोई भी डीएफआई बनाना है, इस डीएफआई को इसे डीएफआई बताया गया है और पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बनाया गया है। सिंपल है, ऑल ऑफ द अबव हो गया। कुछ दिक्कत होती तो बस ये नॉन रिकोर्स में होती, तो समझ में आ गया। नॉन रिकोर्स डेट वो होता है जिसमें आप रीपे जब करते हो तो वो उस प्रोजेक्ट के प्रॉफिट से करते हो। क्लियर? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा ओके, हमारा 303 तक हो गया डन। तो यहाँ पे हमारा वो वाला चैप्टर हो गया खत्म। अब हम स्टार्ट करते हैं बजटिंग एंड टैक्सेशन, जो कि आज का हमारा मेन मुद्दा है। चलिए लेट्स बिगिन। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स आर प्रेजेंटेड एज पार्ट ऑफ द बजट प्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट। जब फाइनेंस मिनिस्टर बजट प्रेजेंट करते हैं तो इसमें से साथ में क्या क्या प्रेजेंट करते हैं, तो देखो बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। बजटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंसेस फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, receipts and expenses for the current financial year, receipts and expenses revised one for the current financial year, and actual receipts and expenses for the last financial year। देखो समझो, इसमें बस सारा गेम समझने का है, समझते जाओगे तो एकदम क्लियर रहेगा। जैसे सपोज करो अभी 2023-24 चल रहा है, ठीक है, तो जब अभी सीतारमन जी ने 2023-24 का जो बजट है वो किया, तो इसको जब ये इन्होंने पास किया तो कब किया था ये, इन्होंने ये जैन फेब में किया, जैन एंड फेब 1 ऐसे में किया। उस टाइम कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा था, 2022-23, ठीक है। तो जब ये बजट पास हुआ इस पर्टिकुलर ईयर के लिए, तो ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा था, तो इसको बोलते हैं करंट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया अपकमिंग या नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। समझ में आ रही है बात? और 2021-22 क्या हो गया, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। ये तीन तरह के फाइनेंशियल ईयर हो गए। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। देखो इसने क्या बोला, बजट रिसीट एंड एक्सपेंसेस फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर ये वाला जो आने वाला है 2023-24, इसमें हम कितना खर्च करेंगे, एक्सपेंसेस करेंगे और कितना हमारी रिसीट्स हो सकती हैं, ये बताया जाता है, बिल्कुल बताया जाता है। इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, करंट फाइनेंशियल ईयर में हमारे क्या रिसीट्स रहे, हमारे क्या एक्सपेंसेस रहे, ये बताया जाता है, तो बिल्कुल बताया जाता है फाइनल। और एक रिवाइज्ड, इस पर्टिकुलर ईयर के लिए रिवाइज्ड बताया जाता है कि मान लो कुछ हमें एक्स्ट्रा ग्रांट्स चाहिए थे, कुछ हमें और खर्चा हो गया हमारा, उसके पैसे चाहिए थे, तो वो सारा कैलकुलेट करके रिवाइज्ड रिसीट्स एंड एक्सपेंसेस बताए जाते हैं करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए। एंड ये जो फाइनेंशियल ईयर है, जो पिछला फाइनेंशियल ईयर गया है, इसके क्या प्रेजेंट किए जाते हैं, एक्चुअल रिसीट्स, कि ठीक है जितने भी एक्स्ट्रा हमने लिए थे उसमें से क्या खर्चा किया था उस पर्टिकुलर साल में, अब हम आपको फाइनल ब्यौरा दे रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर बजट में 3 साल के डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं। अब ऐसे नेक्स्ट ईयर होगा, फिर नेक्स्ट ईयर होगा, तो यही इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है। तो इस पर्टिकुलर केस में ऑल ऑफ दीज विल बी करेक्ट। आगे पहली बात समझ। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सप्लीमेंट्री डिमांड, okay, supplementary demand is presented before the end of the financial year to which it relates for any additional expenditure। दो चीज़ें होती हैं, एक डिमांड फॉर एक्सेस ग्रांट, एक सप्लीमेंट्री डिमांड। तो सप्लीमेंट्री डिमांड क्या होती है, ये कब दी जाती है, ये वाला फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले ये बताया जाता है कि भाई हमें कुछ एडिशनल एक्सपेंडिचर करना है तो उसके लिए हमें पैसा दे दो। कौन सा फाइनेंशियल ईयर, ये जो चल रहा था 2022-23 जो चल रहा था, इसको खत्म होने से पहले, ये मार्च में खत्म हो जाएगा ना 31 मार्च को, तो अभी बजट आ गया है फरवरी में, तो आप इसी में बोल दोगे कि हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, प्लीज गिव इट टू अस।
तो वो आपका हो जाएगा सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर एनी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, फॉर एनी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। देन यहाँ पे डिमांड फॉर एक्सेस ग्रांट्स इज प्रेजेंटेड वंस द एक्सपेंडिचर हैज बीन डन एंड द फाइनेंशियल ईयर टू विच इट रिलेट्स हैज पास्ड। क्या है डिमांड फॉर एक्सेस ग्रांट? कि देखो ये 2022-23 में हमने इस डिपार्टमेंट के लिए, सपोज डिपार्टमेंट पोस्ट के डिपार्टमेंट के लिए हमने इतना पैसा लिया था, हमने आपसे 50 करोड़ रुपए लिए थे, लेकिन अब ये फाइनेंशियल ईयर पूरा हो गया है, मतलब मार्च खत्म हो गया है, तो हमें पता चला है कि हमारा जो टोटल आखिरी में खर्चा हुआ है वो 55 करोड़ रुपए हुआ है। तो हम आपसे डिमांड कर रहे हैं कि आप हमें एक्सेस जो है वो 5 करोड़ रुपए का ग्रांट दे दो। इसलिए लास्ट में क्या आता है? एक्चुअल। जो यहाँ पे मैंने समझाया ना, देखो ये वाला जो ये है एक्चुअल, कि भाई ये एक्सेस ग्रांट वगैरह सब इंक्लूड करने के बाद फाइनली क्या खर्चा बन रहा है वो मांगा जाता है गवर्नमेंट से, वो मांगा जाता है पार्लियामेंट से, उस पर फिर पार्लियामेंट अपना डिसीजन देती है। इस तरीके से पूरा का पूरा चलता है। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री ग्रांट और डिमांड फॉर एक्सेस ग्रांट को अगर बहुत सिंपल से वर्ड्स में याद रखना हो तो क्या है? सप्लीमेंट्री ग्रांट है कि इस चीज़ की नीड आ गई है, तो ये नीड बेस्ड है कि अब हमें एक्स्ट्रा खर्चा चाहिए, इसकी नीड आ गई है। और डिमांड फॉर एक्सेस ग्रांट क्या है? कि ये ऑलरेडी हमारा खर्चा हो गया है, वी हैव ऑलरेडी डन द एक्सपेंडिचर, वी हैव ऑलरेडी स्पेंट द मनी, तो अब हमारा जो एक्स्ट्रा खर्च हुआ है वो हमें दे दो। और यहाँ पे कहते हैं कि नीड आ गई है, अब उस हिसाब से दे दो। ये इसमें दोनों में डिफरेंस है, याद रहेगा। ठीक है, क्लियर है? चलें आगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 306 देखते हैं। उससे पहले थोड़ा सा मिटा देते हैं, गंदा हो गया बिल्कुल। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रेजेंटेशन ऑफ बजट इन द पार्लियामेंट। ठीक है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है फाइनेंस बिल इज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द वेरी फर्स्ट डे व्हेन द फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट्स बजट इन द पार्लियामेंट। हाँ, तो बिल्कुल सही बात है, ये एकदम करेक्ट है। एंड अप्रोप्रिएशन बिल इज इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर द वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट इज ओवर। करेक्ट, ये दोनों भी करेक्ट है। इसके साथ साथ एक बार क्या रिवाइज कर लेते हैं, अलग अलग स्टेजेस क्या होती हैं बजट प्रेजेंटेशन की। ठीक है, देखो तो अगर देखोगे तो शायद 6 स्टेजेस होती हैं। देखो, सबसे पहले बजट जो है वो प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, फिर इस बजट पे सबसे पहले क्या होता है, बिल्कुल जनरल सा डिस्कशन होता है, ऊपर से जनरल डिस्कशन। फिर इसके बाद हाउस को थोड़े टाइम के लिए क्या कर दिया जाता है, एडजॉर्न कर दिया जाता है, ताकि इस चीज़ पे आगे अच्छे से बात हो सके। फिर जब हाउस दोबारा बैठता है तो सबसे पहले क्या होती है, वोटिंग होती है। किस चीज़ पे? जितनी भी डिमांड्स आपने इस बजट में रखी हैं, किस चीज़ के लिए, ग्रांट्स के लिए, कि इस डिपार्टमेंट के लिए हमें इतना चाहिए, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए इतना चाहिए। फिर उसके बाद आपका अगला क्या पास होता है, अप्रोप्रिएशन बिल पास होता है इसके बाद। एंड लास्ट में सबसे आखिर में आपका फाइनली जो फाइनेंस बिल आपने इंट्रोड्यूस किया था वो पास होता है। ओके, तो बजट प्रेजेंटेशन वाले दिन ही सबसे पहले बजट स्पीच होती है इस दिन, ये हो गई यहाँ पे बजट की स्पीच, और इसी दिन आपका क्या होता है, जो फाइनेंस बिल है वो इंट्रोड्यूस करा जाता है। और ये जो बिल है ये फिर आखिर में जाके यहाँ पे सबसे लास्ट में पास होता है। ये इसके बीच के स्टेप्स हैं। हो गई बात क्लियर? समझ में आ गया? यही पूछ रहा था ये। फाइनेंस बिल इज इंट्रोड्यूस ऑन द वेरी फर्स्ट डे, करेक्ट। अप्रोप्रिएशन बिल इज इंट्रोड्यूस आफ्टर वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट इज ओवर, करेक्ट। सही है, नहीं भूलोगे। अब चले आगे क्वेश्चन नंबर, तो इसका आंसर क्या हो गया, 306 का आंसर हो गया सी। चलिए 307 देखते हैं। डिमांड फॉर ग्रांट्स आर नॉट अप्रूव्ड इन वोट ऑन अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या समझना है कि ये चीज़ें क्या होती हैं। तो देखो, डिमांड फॉर ग्रांट्स आर नॉट अप्रूव्ड इन वोट ऑन अकाउंट। वोट ऑन अकाउंट क्या होती है? सिंपल सा इसको वैसे समझो कि देयर आर 2 थिंग्स। एक होती है आपकी नॉर्मल बजटिंग और दूसरी होती है आपकी वोट ऑन अकाउंट। तो वोट ऑन अकाउंट कब किया जाता है? जनरली उस फाइनेंशियल ईयर में जिसमें आपका इलेक्शन आने वाला हो। जैसे 2024 में इलेक्शंस होने वाले हैं, तो जब 2024 के लिए जब बजट प्रेजेंट होगा, 2024 2025 वाली चीज़ के लिए जब बजट प्रेजेंट होगा, तो इस टाइम आपका बस वोट ऑन अकाउंट आएगा। वोट ऑन अकाउंट क्या बोलेगा कि भाई देखो, अभी ये 2023 का 1 फेब है और अभी हमें कब तक सरकार चलानी है। तुम्हारी सरकार मान लो बनेगी 1 जून को, फॉर एग्जांपल 1 जून को सरकार बनेगी जो नई सरकार आएगी। ठीक है, फेब और मार्च का खर्चा तो हमने ले रखा है क्योंकि ये तो इसी फाइनेंशियल ईयर की बात है, लेकिन हमें अप्रैल और मई का खर्चा भी तो दो। तो इस अप्रैल और मई के खर्चे को लेने के लिए जो चीज़ करवाई जाए, जो चीज़ अप्रूव करवाई जाए, उसे ही बोलते हैं वोट ऑन अकाउंट। तो इस पर्टिकुलर ईयर में जब ऐसा कुछ होने वाला हो, आपकी डिटेल्ड वोटिंग या डिटेल्ड डिस्कशन ये सब चीज़ें कम होती हैं। तो डिमांड फॉर ग्रांट ना होके, डिमांड फॉर ग्रांट जो है वो ना करके हम क्या करते हैं, वोट ऑन अकाउंट जो है वो अप्रूव करा लेते हैं। ठीक है,
कि भाई अगले 2 महीने 4 महीने जितना भी मतलब जो भी टाइम है उस हिसाब से इतना खर्चा हम करने वाले हैं। डिमांड फॉर ग्रांट ऑफ यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर या विदाउट असेंबली आर अप्रूव्ड एज पार्ट ऑफ यूनियन बजट। हाँ बिल्कुल सही है, वो यूटीज जहाँ पे अपना खुद का लेजिस्लेचर नहीं है, अपनी खुद की असेंबली नहीं है, वो क्या करेंगी, उनके भी तो खर्चा चाहिए, तो उसकी जो डिमांड है वो भी बजट में करा ली जाती है। राज्यसभा डज नॉट वोट ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट्स बट कैन डिस्कस। हाँ राज्यसभा डिस्कस कर सकती है, इसकी वोटिंग पावर नहीं है, राइट, लेकिन ये डिस्कस तो कर ही सकती है। तो इसका आंसर क्या हो गया 307 का डी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट प्रिपेयर्स द बजट। बजट जो है वो कौन प्रिपेयर करता है, तो पब्लिक फाइनेंस डिवीजन अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। पब्लिक विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिपेयर्स द आउटकम बजट, यहाँ पे स्पेसिफिकली इट इज आस्किंग अबाउट द आउटकम बजट। तो आउटकम बजट कौन देता है, द पब्लिक फाइनेंस डिवीजन अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। ये आपका रिस्पॉन्सिबल है आउटकम बजटिंग देने के लिए, और ये किसके कोलैबोरेशन में करता है, इट डज इट विद द नीति आयोग। ठीक है, क्लियर, याद रखोगे ये चीज, पब्लिक फाइनेंस डिवीजन अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। ओके, और सपोज करो आपसे पूछ ले, देखो दो चीज़ें हैं, अगर आपसे पूछ ले कि आउटकम बजट कौन प्रिपेयर करता है तो पब्लिक फाइनेंस डिवीजन करती है, और अगर आपसे पूछ ले कि नॉर्मली बजट ही कौन प्रिपेयर करता है, जो फाइनेंस बजट है मतलब मेन जो बजट है, बस इतना पूछ ले बजट कौन प्रिपेयर करता है, तो ये करती है बजट डिवीजन, किसकी, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की। तो ये दो चीज़ें याद रखना आप, अगर आउटकम बजट आए तो पब्लिक फाइनेंस डिवीजन, और बजट आए सिर्फ तो बजट डिवीजन। ओके, ये है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अंदर, और ये है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर। मुझे नहीं लगता आउटकम बजट का डिपार्टमेंट पूछेगा वो, अगर पूछेगा तो यही पूछेगा, तो ये आप याद कर लो। ठीक है, आउटकम बजट का आंसर ए है, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट बी है, क्योंकि बी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है आपका बजट प्रिपेयर करने के लिए इंडिया में। क्या है ये, बजट डिवीजन अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, विल रिमेंबर दिस, मिनिस्ट्री ऑफ ऑब्वियसली फाइनेंस मिनिस्ट्री। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द आउटकम बजट। इट इज नॉट प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट, यही की गलत है, इट इज प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट, तो यही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, यही आपका आंसर हो गया। मेजर्स डेवलपमेंट आउटकम्स ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम, येस। हेल्प्स इन बेटर सर्विस डिलीवरी, येस। रिड्यूसेस अननेसेसरी एक्सपेंसेस, येस। तो आउटकम बजट में आप क्या देखते हो कि भाई देखो दो चीज़ें होती हैं, जब बजट पास होता है ना तो क्या बोलते हैं हम, इतना बजटरी आउटले है, क्या वर्ड यूज़ करते हैं, आउटले। ठीक है, तो इस आउटले को एक्चुअली में आप कितने आउटकम में कन्वर्ट कर पाए, ये हम देखते हैं आउटकम बजटिंग के थ्रू, कि ठीक है आपने 50 करोड़ रुपए बोल तो दिए थे एक स्कीम के लिए चाहिए, लेकिन एक्चुअली में आप उसमें से कितना कन्वर्ट कर पाए हो। ठीक है, सपोज करो एलईडी लाइट के लिए कोई स्कीम आई, 50 करोड़ रुपए की आ गई, लेकिन आपने एक्चुअली में लगवाए कितनी एलईडी लाइट्स। सो इस चीज़ के लिए तो इसमें सब कुछ हो जाता है, बेटर सर्विस डिलीवरी, बेटर मैनेजमेंट, बेटर मेजरमेंट, सब कुछ हो जाता है इसमें। क्लियर सर, चलो नेक्स्ट देखते हैं। 310, सरप्लस रिजर्व्स ऑफ आरबीआई ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल कम अंडर विच। अब आ गया एक अच्छा मुद्दा जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कुछ चीज़ें जहाँ पे। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा, मैं आपको एक बजटरी की चीज़ समझा देता हूँ ताकि आपको फिर कभी कुछ दिक्कत ही ना हो। देखो ध्यान से सुनना, बिल्कुल अच्छा कॉन्सेप्ट है, एक बार सुन लोगे फिर आपकी कभी गलतियाँ नहीं होंगी। ये है गवर्नमेंट का बजट। ओके सर, ये जो बजट है हम इसको दो हिस्सों में तोड़ देते हैं। एक हिस्सा क्या है, एक सेकंड थोड़ा छोटा कर लेते हैं उसको, हाँ, एक हिस्सा क्या है आपका, एक हिस्सा है आपका रेवेन्यू। ओके, मतलब एक हिस्सा ऐसे बोल लो आप, इसको ऐसे कर देते हैं, ये हिस्सा है आपका रेवेन्यू का और ये हिस्सा है आपका कैपिटल का। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ें आएंगी आपकी, रेवेन्यू की रिसीप्ट कितनी है और रेवेन्यू के एक्सपेंडिचर कितने हैं। ऐसे कैपिटल में आएगा, कैपिटल की रिसीट क्या है और कैपिटल का एक्सपेंडिचर क्या है। एंड माइंड यू दिस क्वेश्चन केम इन दिस ईयर्स मीन्स। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, बहुत अच्छे चांसेस हैं कि यूपीएससी इसके अराउंड कुछ पूछ ले, तो ध्यान से सुन लो। ओके, ये हो गया रेवेन्यू कैपिटल, ये हो गया आपके रेवेन्यू की रिसीप्ट्स और एक्सपेंडिचर, और ये हो गई आपकी कैपिटल की रिसीप्ट्स और एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो सबसे पहले अभी देखो, रेवेन्यू जो रिसीप्ट्स होती हैं ये दो तरीके से आ सकती हैं। गवर्नमेंट के जो पास रेवेन्यू का पैसा है वो दो तरीके से आता है, एक सीधा सीधा टैक्स रेवेन्यू और एक नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, अब टैक्स रेवेन्यू में भी दो चीज़ें हो सकती हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। अब इन दोनों में क्या अंतर है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में। जैसे डायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि आप इनकम कमा रहे हो और आपके ऊपर ये टैक्स लग गया, तो इसमें जो बर्डन है वो सेम इंसान पे है,
जिस इंसान की कमाई है उसी के ऊपर टैक्स लग गया। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है कि सपोज करो आपने कोई चिप्स का पैकेट खरीदा, ओके, अब उस पर क्या है कि वो चिप्स का पैकेट बना कोई और रहा था, बेच कोई और रहा था, इसमें एक टैक्स इंक्लूडेड था। तो वो जो टैक्स इंक्लूडेड है वो आखिरी में आपकी जेब से गया है, लेकिन गवर्नमेंट उसे किससे कलेक्ट करेगी? कंपनी से कलेक्ट करेगी। तो यहाँ पे टैक्स इंसिडेंस कहीं और है और टैक्स पे कोई और कर रहा है। यही डिफरेंस होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में, ठीक है। तो जैसे इसमें इनकम टैक्स आ जाता है, कॉर्पोरेट टैक्स आ जाता है, वेल्थ टैक्स आ जाता है, राइट। इसमें ऐसे सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ये सारी चीज़ें, एंड ऑब्वियसली जीएसटी तो है ही। तो ऐसे करके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस बनते हैं। ये हो गया टैक्सेशन। अब एक चीज़ होती है आपकी नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या है? देखो, जैसे मान लो गवर्नमेंट ने कोई लोन दिया था, अब उस पर गवर्नमेंट इंटरेस्ट खा रही है, इंटरेस्ट ले रही है एक सर्टेन उस पे अमाउंट पे, ठीक है। तो वो जो इंटरेस्ट की रिसीट्स हैं वो आ गए आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू में, है ना। आप यूपीएससी का फॉर्म भरते हो, ठीक है, इसका पैसा कहाँ जा रहा है? गवर्नमेंट के पास जा रहा है। तो ये क्या है? या फिर वो कोई भी एग्जाम का फॉर्म भरते हो तो ये फीस जो है, ये क्या चीज़ें हैं? दिस इज नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। आप जा रहे थे, आपने जाते जाते अपना चालान कटवा लिया, ज़्यादा उसमें थे आप बिना हेलमेट के जा रहे थे, ज़्यादा हीरो बन रहे थे, आपका चालान कट गया, क्या है? नॉन टैक्स रेवेन्यू, ओके। गवर्नमेंट का कोई प्रॉफिट आ रहा है, किसी चीज़ से गवर्नमेंट ने कहीं इन्वेस्ट कर रखा था, उससे प्रॉफिट आ रहा है, नॉन टैक्स रेवेन्यू। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डिविडेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्या है ये? डिविडेंड्स। डिविडेंड्स क्या होते हैं? डिविडेंड्स वो चीज़ होती है कि जैसे मान लो कोई पीएसयू है गवर्नमेंट का, अब ये पीएसयू अपना काम कर रहा है, ठीक है, अब इसके कुछ एक्सपेंडिचर हैं और इसके कुछ इनकम है, ठीक है। तो ये अपना पूरा का पूरा मैनेज कर रहा है, इस पर कितना पैसा आ रहा है, कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट की इसमें शेयर होल्डिंग होती है ना, पीएसयू में गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग होती है, तो ये जो पीएसयू है ये उस शेयर होल्डिंग के हिसाब से गवर्नमेंट को उसका डिविडेंड पे करेगा। हर शेयर होल्डर को उसका डिविडेंड मिलता है, तो इस तरीके से गवर्नमेंट को भी मिलेगा। तो ये जो डिविडेंड है जो पीएसयू से आ रहा है, ये है गवर्नमेंट की नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। समझ में आ गई बात? दो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट होती हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू में। एक क्या? गवर्नमेंट की इंटरेस्ट रिसीट, मतलब गवर्नमेंट ने कोई लोन वगैरह दिए थे उस पर गवर्नमेंट ब्याज खा रही है, और दूसरा ये जो डिविडेंड आ रहा है पीएसयू से। ये दोनों चीज़ें होती हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट। क्लियर हुआ? ये समझ में आ गया? ये पूरा का पूरा रेवेन्यू रिसीट का क्या चक्कर है। टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या क्या आ गया वो सब समझ में आ गया। ये था आपका द कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू रिसीट। ओके, नाउ लेट अस लुक एट द कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगली चीज आपकी क्या आई? रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर। तो देखो, एक चीज याद रख लो, रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर साथ साथ ही पढ़ाऊंगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है? जब आपका कोई एसेट या लायबिलिटी चेंज हो तो वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, और जब ये चेंज ना हो तो वो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर ये चेंज हो जाए तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, और इसमें कोई भी चेंज ना आए तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब इसको समझ लो, इसको समझो क्या चीज़ है। जैसे मान लो रोड कंस्ट्रक्ट हो रही है, या रेलवे कंस्ट्रक्ट हो रहा है, या कोई पोर्ट कंस्ट्रक्ट हो रहा है, या कोई फ्लाईओवर बन रहा है, कोई ब्रिज बन रहा है, कुछ भी ऐसी चीज़ बन रही है, तो क्या हो रहा है? गवर्नमेंट का एसेट क्रिएट हो रहा है ना। तो ये जो सारा पैसा है ये किसके अंडर आएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत। मतलब जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनता है उसके लिए जितना भी पैसा दिया जाता है, ऑल ऑफ इट कम्स अंडर व्हाट? इट कम्स अंडर कैपिटल एक्सपेंडिचर। बात समझ में आ गई? अब दूसरी बात देखो, अगली चीज क्या है? मान लो गवर्नमेंट कोई लैंड खरीद रही है, ठीक है, तो क्या हुआ? गवर्नमेंट का एसेट बढ़ गया। क्लियर? अगली चीज देखो, मान लो गवर्नमेंट ने किसी शेयर में इन्वेस्ट किया, कहीं किसी उसके शेयर्स में इन्वेस्ट किया, सपोज करो पीएसयू के शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया कहीं, तो भी क्या हो गया? ये अगेन दिस इज व्हाट? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि अब गवर्नमेंट के क्या बढ़ गए? जो शेयर्स थे वो बढ़ गए, तो वो क्या है? वो गवर्नमेंट के एसेट्स हैं, वो गवर्नमेंट को क्या करेंगे? फायदा करेंगे बाद में। बात समझ में आ गई? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो एसेट या तो एसेट को क्रिएट करे या फिर लायबिलिटी को कम करे। खर्चा कर रहे हो ना आप, तो कैपिटल पे खर्चा तब होता है जब या तो एसेट का क्रिएशन हो या लायबिलिटी का रिडक्शन हो। उसको लिख के रख लो, लिख के रखो चलो इसको। कैपिटल एक्सपेंडिचर दो चीज़ों में होता है, या तो एसेट क्रिएट हो रहा हो या फिर लायबिलिटी रिड्यूस हो रही हो। एंड कैपिटल रिसीव तब होती है जब एसेट जो है वो नीचे जा रहे हो एंड लायबिलिटी जो है वो बढ़ रही हो। ये बात याद रखनी है।
तो कैपिटल एक्सपेंडिचर समझ में आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बन रहे हैं, लैंड खरीदी जा रही है, शेयर्स में इन्वेस्ट हो रहा है। नेक्स्ट, मान लो गवर्नमेंट कोई लोन दे रही है, ये क्या है, गवर्नमेंट का एसेट है। गवर्नमेंट ने कोई लोन दिया, क्योंकि इस लोन पे अब गवर्नमेंट को क्या आएगा, इंटरेस्ट रेट आएगा। तो ये जो लोन देने में कुछ खर्चा हुआ है ना, लोन दिया है ना, पैसा गया है ना, तो ये अभी कहाँ रखा जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। लेकिन जो इस पे इंटरेस्ट आ रहा है, जो इस पे गवर्नमेंट ब्याज खा रही है, वो कैपिटल रिसीट नहीं है, वो एक नॉर्मल पीरियड में महीने दर महीने दर महीने आता रहेगा गवर्नमेंट को। तो इसलिए हमने क्या पढ़ा था ऊपर कि ये किस चीज का पार्ट है, ये देखो, रेवेन्यू रिसीट, इंटरेस्ट। समझ में आ गई चीज, ये चीज समझ में आ गई। लोन दिया तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट, और उसका इंटरेस्ट खाया तो वो रेवेन्यू रिसीट का पार्ट। जब ये लोन वापस आएगा देन इट विल बी पार्ट ऑफ कैपिटल रिसीट, जब ये लोन वापस आएगा। ऐसे ही सिमिलरली अगर गवर्नमेंट को अपना कोई लोन रीपे करना है, गवर्नमेंट जब लोन लेती है कह रहा हूं, गवर्नमेंट जब लोन लेती है तो ये पैसा, ये जो लोन का पैसा है, ये कहां जाएगा, कैपिटल रिसीट में जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। ये समझाया मैंने अभी, गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। और गवर्नमेंट जो इस पे इंटरेस्ट पे करेगी, अब वो कहां जाएगा, आप मुझे बताओ। बिल्कुल सही, रेवेन्यू के एक्सपेंडिचर में। वेरी गुड। एंड जब इस लोन को रीपे करेगी तो ये कहां जाएगा, कैपिटल के एक्सपेंडिचर में। क्योंकि लोन रीपे किया तो गवर्नमेंट के ऊपर जो लायबिलिटी थी, जो कर्ज था एक तरह से, वो क्या हो गया, कम हो गया। और इंटरेस्ट तो एक टाइम टू टाइम जाना ही है, जैसे सैलरी जाती है वैसे इंटरेस्ट जाना है। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसे जब इंटरेस्ट आया तो रेवेन्यू रिसीट, और जब लोन आया तो कैपिटल रिसीट। बिल्कुल क्लियर हो गई ये चीज, ठीक है। अब मान लो गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, ठीक है। अब आप मुझे बताना, गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। ये कोई पीएसयू था, इसमें गवर्नमेंट के शेयर्स थे, और ये शेयर्स गवर्नमेंट ने क्या कर दिए, मार्केट में सेल कर दिए, बेच दिए, ठीक है। तो यहाँ पे जब शेयर्स बेचे तो क्या हुआ, क्या कम हुआ गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट का जो शेयर था वो उसका एसेट था, तो ये कम हुआ। तो जब एसेट कम हुआ, एसेट कम होने के बदले गवर्नमेंट को कुछ पैसा मिला, तो ये कैसा वो है, डिसइन्वेस्टमेंट विल कम अंडर व्हाट, यस करेक्ट, इट विल कम अंडर कैपिटल रिसीट। क्योंकि कैपिटल रिसीट की वजह से क्या होता है, हमेशा एसेट कम होते हैं। आगे बात समझ में क्लियर हो गया ये। ऐसे ही मान लो गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल किसी चीज़ के नए शेयर्स खरीद ले रही है, किसी पीएसयू के नए शेयर्स खरीद ले रही है, तो ये क्या है, गवर्नमेंट का एसेट बन गया, ये शेयर एसेट इंक्रीज हो गया, तो दिस बिकम्स पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर हो गई ये चीज़, किस तरीके से पूरा बजटरी सिस्टम काम करता है। आई होप ये चीज़ आपको एकदम क्लियर हो गई है। अब रेवेन्यू रिसीप्ट क्या होती है, जो टैक्स या नॉन टैक्स से गवर्नमेंट को पैसा आता है जिसका एसेट लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट मान लो सैलरी दे रही है, ठीक है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, पेंशन दे रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, सब्सिडी दे रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंटरेस्ट पे कर रही है। ये सारी चीज़ें कहाँ में आती हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आती हैं। क्लियर, क्योंकि इन चीज़ों से, सैलरी देने से और पेंशन देने से, ये कोई वन टाइम पेमेंट तो है नहीं, ये तो चलती जानी है, हर महीने जानी है। इस महीने भी सैलरी जानी है, अगले महीने भी सैलरी जानी है लोगों की, इस महीने भी इंटरेस्ट पे करना है, या फिर इस क्वार्टर भी इंटरेस्ट पे करना है, अगले क्वार्टर भी इंटरेस्ट पे करना है। सब्सिडीज़ भी ऐसी ही चलनी है, जितनी डिफेंस सर्विसेज हैं, राइट, जितनी हेल्थ सर्विसेज हैं, एजुकेशन सर्विसेज है, आपकी एजुकेशन को गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर रही है, ये सारा क्या है, ऑल ऑफ दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्योंकि देखो ये क्या कर रहा है, ये गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को समझ लो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जब भी एक्सपेंडिचर आप कर रहे हो तो आपका कुछ फायदा होना चाहिए ना, आप कुछ खर्च कर रहे हो, तो खर्च जब आप कैपिटल के रूप में करते हो तो वो आपका एसेट क्रिएट करता है या फिर लायबिलिटी रिड्यूस करता है। लेकिन जब आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रहे हो तो इसमें से कुछ नहीं होता, ये आपकी एक तरह से ऑब्लिगेशन है, आपको करनी है, आपको सैलरी देनी है, आपको पेंशन देनी है, आपको सब्सिडाइज्ड एजुकेशन देनी है, आपको फार्मर सब्सिडी देनी है, आपको फर्टिलाइजर सब्सिडी देनी है, आपको फूड सब्सिडी देनी है, आपका एनएफएसए के अंदर जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके अंदर फूड सब्सिडी मांगती है जो डिपार्टमेंट है, वो पैसा हो गया, ठीक है। आपने कोई स्कीम चलाई, सोशल वेलफेयर स्कीम चलाई कोई, वो पैसा हो गया। तो ऑल ऑफ दिस इज व्हाट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा एक चीज़ बताओ, मान लो लोन है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया, राइट, तो ये कहाँ आएगा, ऑब्वियसली कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा। क्यों, क्योंकि इस पे
एसेट क्रिएट हो गया, नाउ दिस इज अ लोन दैट द गवर्नमेंट इज गिवन। और जो इस पे इंटरेस्ट रेट आएगा, जो इंटरेस्ट रिसीट आएगी, वो कहाँ जाएगी? रेवेन्यू रिसीट के अंतर्गत। ठीक है, आई होप ये पूरा क्लियर है। थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन अब इसके बेसिस पे आप कभी भूलोगे नहीं कि ये वाले क्वेश्चंस कैसे करने हैं। सो इसको पूरे को एक बार डिलीट कर देते हैं। डिलीट 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 डिलीट। ठीक है, ट्रैश। ओके, व्हाट वर वी डिस्कसिंग, कहाँ पे थे हम? शायद यहाँ पे थे। हाँ, है ना, क्वेश्चन नंबर